हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभ्युक्ति पीसीएस। दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस के लिए हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे थे, ठीक है। और एथिक्स पेपर की बेसिकली ये आंसर राइटिंग चल रही थी, जिसमें पहले 3 क्वेश्चन पर आंसर आपको लिखवाए जा चुके हैं, ठीक है। और एक कैसे एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं या कैसे एक आंसर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये आपने इन 3 प्रश्नों में सीखा होगा। आज एक करंट का एक नया प्रश्न लिया गया है, युद्ध में नैतिकता के सिद्धांत का ह्रास, उत्पन्न चिंताएं और समाधान, ठीक है। तो यूपीएससी का भी जैसा कि आप जानते हैं पेपर होने वाला है, तो ये संभावित प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये करंट का मुद्दा है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, कैसे इसमें मुख्य भाग या आगे की राह आदि लिखी जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कुछ देश युद्ध के नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में युद्ध से उत्पन्न होने वाली चिंताएं एवं उनके समाधानों पर चर्चा करें। ये आपके सामने प्रश्न है और प्रश्न में 3 पार्ट हैं। पहला कि नैतिक सिद्धांतों को जो ये पालन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल करनी है। दूसरा कि इनसे उत्पन्न होने वाली चिंताएं क्या हैं, ठीक। सेकंड एंड थर्ड जो है कि संभावित समाधानों पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये प्रश्न के 3 पार्ट हैं जिन पे आप जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आंसर लिखा जाए। ये आपके सामने एक भूमिका दे रखी है, ठीक है। और इस प्रश्न में आप स्वतंत्र हैं भूमिका लिखने में, क्योंकि करंट का प्रश्न है जिसको नैतिकता के सिद्धांत से जोड़ा गया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं या आपको और भी कोई भूमिका लिखनी हो तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप लिख सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं कैसे लिखा गया है। हालिया वैश्विक घटनाक्रम युद्ध की भीषण परिस्थितियों का उदाहरण बन गया है, ठीक। चाहे वह इजराइल हमास संघर्ष हो या इजराइल ईरान संघर्ष जो आजकल चर्चा में है, या रूस यूक्रेन युद्ध हो या आर्मेनिया अजरबैजान के मध्य युद्ध, ठीक। प्रत्येक संघर्ष युद्ध की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये भूमिका लिखी कि चाहे वो इजराइल हमास का संघर्ष हो रहा हो या इजराइल ईरान के बीच में जो एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, या फिर रूस यूक्रेन आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो युद्ध है, ये सभी युद्ध ये दर्शाते हैं कि युद्ध की जो नैतिकता है उसका ह्रास हो रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, ठीक। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन देते हुए एक इंट्रो दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है, जो कि हमारा पहला प्रश्न होगा उसका आंसर, ठीक। तीनों को हालांकि बॉडी पार्ट में लिखेंगे, लेकिन पहले से शुरुआत करते हैं। तो युद्ध के नैतिक सिद्धांत, हमें पहले तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा तो युद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं क्या, पहले तो यही बताना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि युद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं क्या। ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में चला जाएगा, क्योंकि आपको युद्ध के नैतिक सिद्धांतों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जो वेल इस्टेब्लिश जो नैतिक सिद्धांत हैं वो हैं कि जूस एट बेलम, यानी कि युद्ध को नैतिक ठहराने वाले कारक। जो युद्ध लड़ना पड़ रहा है तो वो कैसे नैतिक माना जाएगा, पहला सिद्धांत ये है आपका, ठीक। तो इसमें जो कारक हैं वो देख लेते हैं कि जो शुरू वैध संस्था द्वारा ही किया जाएगा, यानी कोई सरकार या जो स्टेट है वही शुरू करता है, तभी इसे युद्ध माना जाएगा। दूसरी बात इसमें है कि युद्ध का उचित कारण होना चाहिए, ऐसे ही युद्ध नहीं करना है, ठीक है। युद्ध का उचित कारण भी होना चाहिए। उसके बाद नेक उद्देश्य से होना चाहिए, जैसे कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और युद्ध आवश्यक है अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसका उद्देश्य नेक होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो युद्ध को नैतिक ठहराते हैं। पहला क्या है, किसी वैध संस्था या सरकार द्वारा ही, वैध संस्था द्वारा ही यानी कि सरकार या स्टेट के द्वारा ही शुरू किया जाना, यहाँ से स्टेट से मतलब है किसी देश, ठीक। और दूसरा पॉइंट है कि युद्ध का उचित कारण होना चाहिए, और तीसरा है जो उद्देश्य है, जो कारण है वो नेक होना चाहिए, है। तो पहला जो नैतिक सिद्धांत है वो जूस एट बेलम है। दूसरा है क्या, जस इन बेलो, यानी कि जूस इन बेलो। ये क्या है, युद्ध के नियम या पक्षों का आचरण कैसा है, यानी कि जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें नियमों का पालन किया जा रहा है, या जो पक्ष दो आपस में लड़ रहे हैं वो उनका आचरण कैसा है, ठीक। तो एक सेकंड सिद्धांत ये भी है। अब इसमें ध्यान देने वाले पॉइंट्स क्या हैं कि अत्यधिक क्षति से बचना, है ना। दोनों पक्षों से इस आचरण की डिमांड होती है कि अत्यधिक क्षति से बचे, ठीक। युद्ध के नियम यही है। और दूसरा है कि सिविलियन की क्षति ना हो, ठीक है। अगर 2 देशों की सेनाएं लड़ रही हैं युद्ध, तो उसमें कोई सिविलियन ना मारा जाए, उनकी क्षति से बचा जाए। तीसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, जूस पोस्ट बेलम,
ठीक, यानी युद्ध के बाद पक्षों की जिम्मेदारी, तो जो युद्ध हुआ है उसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी क्या है बाद में, परिणाम आने के बाद में, तो विजेता के गलत कार्यों को रोकना। अगर कोई विजेता है, उसने युद्ध जो जीत लिया है, तो वो अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको रोकना। ठीक, दूसरा है कि पुनर्निर्माण सुविधा देना, कि फिर से जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सुविधाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं सिविलियन के लिए, उनको पुनर्निर्माण हेतु जो है फैसिलिटी प्रदान करना। और तीसरा मेन है कि शांति बहाली, अब युद्ध हो गया है तो इसके बाद शांति बहाली पे ध्यान देना। तो ये युद्ध के कुछ नैतिक सिद्धांत हैं जो कि आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं इसमें इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या यूँ कहें कि ह्रास हो रहा है। जैसे कि अभी जब इज़राइल का हमास के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, संघर्ष हुआ, इसमें सेनाओं ने कम, सिविलियन को ज़्यादा टारगेट किया गया दोनों ही पक्षों के माध्यम से। तो नैतिक सिद्धांतों का पालन तो नहीं हुआ युद्ध के, ठीक है, पतन हुआ बल्कि। तो इसलिए ये प्रश्न प्रासंगिक भी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इसी पॉइंट का ही, पहले ही पॉइंट का, कि अगर नैतिकता के सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो नैतिक सिद्धांत का पालन ना करने के कारण क्या हैं, तो कारण देख लेते हैं। पहला कारण यह है कि जो गैर राज्य अभिकर्ता की भागीदारी अधिक है, ठीक, जैसे कि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनकी भागीदारी होना। जैसे हमास जो एक समूह है, ठीक, वो किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, विद्रोही समूह है पैलेस्टीन का, उसकी भागीदारी होना, यानी कि विद्रोही समूह। इसके अलावा आतंकी संगठन, तो हमास को जो है यूएसए द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है ना। या लेबनान की साइड से जो हिजबुल्लाह ग्रुप है ना, उसके द्वारा जो है अटैक करना इजराइल पर। तो ऐसी जो अगर संगठन भी इन्वॉल्व हैं तो नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं हो सकता दोनों ही तरफ से, ना वो करेंगे ना इजराइल करेगा। तो ये राज्य में नैतिक सिद्धांतों से बंधे नहीं होते। कौन? ये जो विद्रोही समूह है या आतंकवादी संगठन है। अगर किन्हीं दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है ना, तो वो एक बार को इन सिद्धांतों का पालन कर सकते थे, लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई नॉन स्टेट एक्टर है, गैर राज्य भी करता है, जैसे विद्रोही संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ग्रुप हैं, तो वो किसी भी नैतिक सिद्धांतों नियमों से बंधे नहीं है। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा यह है कि विभेदीकरण के सिद्धांत की अवहेलना। तो विभेदीकरण से मतलब, विभेद के सिद्धांत से क्या मतलब है कि सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग करना, ठीक। तो सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग यानी कि आप अगर किसी आर्मी से लड़ाई हो रही है तो सिर्फ आर्मी पर आपने इन विनाशकारी हथियारों का प्रयोग नहीं किया, आपने जिन भी हथियारों का प्रयोग किया उससे सामूहिक विनाश हो रहा है, यानी कि आर्मी के साथ साथ सिविलियन की भी मौत हो रही है ना। तो आपने विभेद तो किया नहीं कि आम आदमी भी मारा जा रहा है और सैनिक भी मर रहे हैं। तो ये भी है नैतिक सिद्धांतों के ना पालन करने का कारण, क्योंकि एक तरफ से अगर होगा तो दूसरी तरफ भी इस चीज़ की जो है उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके अलावा क्या, लड़ाकू और गैर लड़ाकू सैनिक में अंतर ना कर पाना, जो कि ऊपर बात की गई है। अक्सर नागरिक सशस्त्र संघर्ष का शिकार बन जाते हैं, है ना, तो नागरिक पे आ जाता है। जैसे कि इजराइल ने अगर हमास पे, गाज़ा पट्टी पे जब अटैक किया तो इसमें हुआ क्या कि जो वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन थी वो भी प्रभावित हुई, उसमें भी काफ़ी कैजुअलिटी हुई। या हम यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात करते हैं, तो जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो कई सिविलियनों की मौत हुई, ठीक। तो इसमें विभेद नहीं कर सका रशिया भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीमित वैश्विक नियंत्रण। अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैश्विक संस्थाएं जो हैं इस वक्त वो कमज़ोर स्थिति में हैं, ठीक। अक्षमता के कारण इनकी प्रभावशीलता संदेह के घेरे में है। जैसे यूएन जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिसमें लगभग 198 या 200 देश प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी संस्था होने के बावजूद भी दो देशों के मध्य या दो पक्षों के मध्य युद्ध को नहीं टाला जा सका, दबाव नहीं बनाया जा सका। तो इससे वैश्विक जो नियंत्रण या दबाव की स्थिति थी वो भी कमज़ोर हुई, है ना। तो ये भी एक बात है। तो ये यूएन जैसी वैश्विक संस्था युद्ध को रोकने में नाकाम रही। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये तीन कारण हमें दिखाई पड़ते हैं। एक, गैर राज्यविकर्ता की भागीदारी युद्ध में होना, दूसरा विभेद के सिद्धांत की अवहेलना, और तीसरा सीमित वैश्विक नियंत्रण संस्थाओं का कमज़ोर होना, ठीक, जिससे दोनों पक्षों पर युद्ध ना करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सका, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं कि ऐसे युद्ध से चिंताएं क्या उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो चिंताएं देख लेते हैं। तो युद्ध से उत्पन्न चिंताओं में सही पक्ष बनाम गलत पक्ष, ये भी एक चिंता का कारण है। क्यों चिंता का कारण है कि विश्व के जो विभिन्न देश हैं वो एक पक्ष की तरफ एक मत नहीं हो पाते। कुछ देशों को लगता है कि ये वाला पक्ष सही है, दूसरे को लगता है वो वाला पक्ष सही है। ऐसे में वैश्विक एकमतता का अभाव हो जाता है और युद्ध संभावित हो जाता है। तो ये एक चिंता का कारण है। दूसरा यह है कि दंड एवं प्रतिशोध को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ना। जैसा कि अगर रूस यूक्रेन की हम बात करें तो रशिया का यूक्रेन पर आक्रमण करना और यूक्रेन का समाज हित पे या समर्पण ना करना और प्रतिशोध लेना, इस तरीके से हम देख सकते हैं। या इसे दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि हार ना मानना, भले ही कैजुअलिटी कितनी हो जाए। एक पक्ष ये भी तो है, हालांकि हर कोई अपने देश को बचाने के बारे में सोचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिविलियन की मौत को बचाना भी उस देश की जिम्मेदारी है यदि दूसरा पक्ष नरसंहार पे ही उतरा है। या अगर हम इसे इजराइल और ईरान के रिसेंट जो है संघर्ष को देखें तो इजराइल द्वारा हमास के लीडर को ईरान में मार देना और फिर ईरान में मारना, तो ईरान द्वारा रिटेलिएट करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि उसकी धरती पर किसी पक्ष को मारा गया है, तो वो दंड और प्रतिशोध को अपने देश के सम्मान से जोड़ता है, किया उसके लिए ज़रूरी है। तो एक चिंता ये है जिससे एस्केलेशन होगा ही होगा यदि ईरान वापस अटैक करता है इजराइल पर, तो एक समस्या ही हो गई। तीसरी बात यह है कि इंसानियत का पतन। जब नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं होता है युद्ध में, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो मानव है, जो सिविलियन है, उनकी कैजुअलिटी बढ़ रही है। ठीक, देशों द्वारा युद्ध को उद्देश्य प्राप्ति का साधन मानना ही सर्वोपरि। तो जब किसी दो देशों में युद्ध होता है या दो समूहों में युद्ध होता है, पक्षों में युद्ध होता है, तो वहाँ पर देशों का युद्ध को ही साधन मानना, सर्वोपरि मान लेना। ठीक है, इंसानियत को ध्यान में न रखना, यानी कि सिविलियन कैजुअलिटी को ध्यान में न रखना और एकमात्र उद्देश्य युद्ध, तो एक ये भी बात हो जाती है चिंता का कारण। फिर नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत बनाम सामूहिक पहचान। अब ये क्या है व्यक्तिगत बनाम सामूहिक पहचान? जैसे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में जब हम बात करते हैं तो लोगों को केवल सामूहिक पहचान के रूप में देखा जाता है कि ये पैलेस्टीनियन है और ये इजरायली है। ठीक, तो व्यक्तिगत रूप से मानव नहीं समझा जाता, बल्कि इन सभी को सामूहिक पहचान के रूप में देखा जाता है कि ये इजरायली हैं तो इनको मारना है, या ये फ़िलिस्तीन के हैं, या हमास जो कि इनका एक समूह है, विद्रोही समूह, उनके हैं, और उन सभी को ख़त्म करना है। तो व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, सब सामूहिक पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और ऐसे में फिर सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ जाती है। तो ये युद्ध में कुछ चिंता के कारण है। ठीक है, और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि क्या? जैसे कि अत्याधुनिक हथियारों का जो प्रयोग हो रहा है, भले ही उनका प्रिसीजन 100% हो, लेकिन उनका प्रभाव सिविलियन कैजुअलिटी को भी बढ़ाता है ना? तो ये भी युद्ध में चिंता का कारण है। पहले इतने नहीं थे, तो जब फ्रंट पे वॉर होती थी तो सैनिकों के बीच में ही युद्ध होता था और फिर जो एक पक्ष विजयी होता था वो दूसरे पक्ष को जो है आम जनता को बेसिकली प्रभावित नहीं करता था, क्योंकि अधिकार उसका उस देश पे होता था या उस क्षेत्र पे हो जाता था। लेकिन आज के समय में जो अत्याधुनिक हथियार हैं तो वो उनकी जो डिस्ट्रक्शन पावर है बहुत ज़्यादा है, तो एक ये भी खतरा है। ऐसे बहुत से जो है कारण या चिंताएं हो सकती हैं युद्ध से। ठीक है, तो जो आप लिख सकें। अब हम देखते हैं कि संभावित समाधान क्या है। ठीक है, जो कि प्रश्न का तीसरा भाग है। तो समाधान क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में, अगर आप ये सोचें तो इसमें कुछ समाधान लिखें, इनको देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संस्थाओं को मजबूत करना। यदि यूएन जैसी संस्थाएं मजबूती से काम कर रही होती और दोनों ही पक्षों पर दबाव डालने में सक्षम होती तो शायद ही ये युद्ध ना होते, चाहे वो यूक्रेन और रशिया वॉर की बात हो या इजराइल की जो है हमास के साथ युद्ध, है ना? तो एक ये है। और ऐसे में फिर एक सुझाव ये हम देख सकते हैं कि जनेवा जो कन्वेंशन है उसमें इससे संबंधित कुछ प्रावधान भी हैं, तो उनको देखा जा सकता है। ठीक है, ताकि इन संस्थाओं को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा क्या है कि कठोर जो हथियार हैं, जो डिस्ट्रॉयर एकदम से हथियार हैं, एवं उनका निशस्त्रीकरण का समर्थन करना। यदि सभी विश्व के सभी देश
इस तरह के कठोर जो हथियारों को नियंत्रण में रखें, यानी कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको बहुत कम कर दें या निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ें, इसका समर्थन करें, तो इस तरह के अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर हथियारों को बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा देशों के लिए। ठीक है, तो एक ये भी काम किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि कूटनीतिक एवं शांति स्थापना के प्रयासों पर प्राथमिकता देना, यानी कि अगर युद्ध जैसी सिचुएशन बन रही है तो प्राथमिकता यही रखना कि कूटनीति के माध्यम से बात की जा सके और शांति की स्थापना की जा सके। युद्ध ही हर जो है विवाद का अंतिम समाधान नहीं होना चाहिए, है ना। प्राथमिकता इसे देनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि युद्ध की नैतिकता के पालन हेतु आम सहमति से युद्ध के लिए एक आचार संहिता बनाई जाए, है ना। युद्ध के लिए एक आचार संहिता बनाई जाए। कैसी आचार संहिता? वॉर कोड ऑफ कंडक्ट तैयार की जानी चाहिए, और वो भी किसकी? सबकी सहमति से। ठीक है, यानी कि अगर यूएन जैसी संस्थाएं जो हैं मजबूत स्थिति में होती हैं तो एक वो वॉर कोड ऑफ कंडक्ट बना दें, जिसके तहत यदि किन्हीं दो देशों के मध्य वॉर होती है तो वो इन नैतिक सिद्धांतों को, आचार संहिता को फॉलो करें। ठीक है, और जो फॉलो ना करे उसके प्रति सामूहिक कार्रवाई की जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या और किसी माध्यम से। इससे दो देशों के मध्य जब भी वॉर शुरू होगी तो वे इस बात का ध्यान रखेंगे, जिससे सिविलियन कैजुअलिटी से बचा जा सकेगा और मिनिमम जो क्षति हो सकती है वही हो। तो एक ये भी काम किया जा सकता है ना। तो ये आपके समाधान के कुछ पॉइंट हैं, और भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने तीनों पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। पहला आपने ये बताया कि युद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं क्या जिनको पालन नहीं किया जा रहा है, और पालन क्यों नहीं किया जा रहा है इसके पीछे आपने कुछ कारण बताएं कि कौन से बातें इसमें हो रही हैं, जैसे कि गैर राज्य अभिकर्ता की भागीदारी, विभेद के सिद्धांत के मिलना या सीमित वैश्विक नियंत्रण होना। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आपने युद्ध में उत्पन्न जो चिंताएँ हैं वो बताई। ठीक है, उसके बाद समाधान की ओर आपने कुछ पॉइंट रखें, और फिर अब आप जो है निष्कर्ष बताएंगे। तो निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। निष्कर्ष में आप देखिए, आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं, और एक निष्कर्ष ये भी मॉडल निष्कर्ष हो सकता है कि उपरोक्त समाधानों के बावजूद भी भले ही युद्ध नैतिक सिद्धांतों की कसौटी पर ही क्यों ना लड़ा गया हो, यानी कि प्रश्नानुसार जो युद्ध हो रहे हैं वो नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर पालन किए भी जाते, ठीक है, तो की ये बात कर रहा है कि अगर युद्ध नैतिक सिद्धांतों की कसौटी पर ही क्यों ना लड़ा गया हो, वह अंततः वैश्विक विकास में बाधा ही उत्पन्न करता है ना। बाधा ही उत्पन्न करेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में मार्टिन लूथर का एक कोट है जो यहाँ पर लिखा गया है, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष में आप इस तरह के कोट्स का धूमधाम से प्रयोग कर सकते हैं। यदि एथिक्स का प्रश्न है तो और भी ज़्यादा, तो ये आप याद भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे क्या कहा है मार्टिन लूथर ने कि युद्ध सबसे बड़ी त्रासदी है जो मानवता को व्यथित कर सकती है, यह धर्म का नाश कर देती है, देशों का सर्वनाश कर देती है तथा परिवारों को तबाह कर देती है। कोई भी संकट इससे तो बेहतर है, ऐसा जो है मार्टिन लूथर का कहना था। तो ये प्रासंगिक कोट भी है किसके संदर्भ में? इस प्रश्न के संदर्भ में, है ना। इस प्रश्न के संदर्भ में एक जो है प्रासंगिक कोट है कि नैतिक सिद्धांतों का जो ह्रास हो रहा है उसके लिए चिंता का विषय है। तो ये आपने एक प्रश्न लिखने की कोशिश की। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको फ्रेम किया गया है हाल ही की करंट की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए। ठीक है, तो मे भी ये हो सकता है कि आप यूपीएससी में इस तरह का कोई मिलता जुलता प्रश्न देखें, या यूपीपीसीएस में, संभावना तो हो ही सकती है। तो ये बेसिकली आपको एक तरीका बताया गया है कि कैसे आप इस तरह के प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसको आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए एक बार समझने के बाद। अपने शब्दों में लिखिए, कुछ अलग पॉइंट के साथ भी लिख सकते हैं, इन्हें भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।